चलिए फ्रेंड्स, कल्पाक्ष के 300 डेज हार्ड चैलेंज में 100 डेज कंप्लीट करने के बाद आज 101वें दिन में एक बार फिर से हम लोग पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, है ना? Under which article of the Constitution are the cultural and educational rights are granted? आर्टिकल 29 एंड 30। हम लोगों को पता है अनुच्छेद 29 और 30 में जो है वो है ना सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 29 और 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नॉट मेंशन्ड: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में जो है वो ट्रांसलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पर ये क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, आपका ऑप्शन डी जो है वो क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है आर्टिकल 19(1)(a) में जो है वो है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसी में क्या किया गया है? फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी इंक्लूड माना गया। उसके लिए अलग से स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। तो आपका आंसर 2 का जो हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संवैधानिक उपचार का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर फंडामेंटल राइट से हम लोगों को पता है पार्ट 3 आर्टिकल 32 में जो है इसको इंक्लूड किया गया। तो मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, नेचुरल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट है हमको पता है पार्ट 3 आर्टिकल 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के कारण सार्वजनिक पद से वंचित किया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है? ठीक है, इफ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड अ पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज डिनाइड टू हिम? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये काय का वायलेशन होगा? समानता के अधिकार का। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी, हमको पता है कि रिलीजन भी एक बेस है जिसकी बेसिस पर जो है वो ग्राउंड है, जिसकी बेसिस पर स्टेट किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये काय का हनन होगा? समानता के अधिकार का, राइट टू इक्वलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक स्वतंत्रताएं आपातकाल के दौरान निलंबित कर दी जाती है, जिसके कारण फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉज्ड बाय। ठीक है, मतलब किस कारण कर दी जाती है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, राज्य की संवैधानिक मशीनरी की विफलता, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, वित्तीय संकट। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण। ठीक है, वार और एक्सटर्नल अग्रेशन, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ अ स्टेट, इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो वार और एक्सटर्नल अग्रेशन आर्टिकल 358 में बताया हुआ है। ठीक है ना, कि अगर हम लोग देते हैं वार और एक्सटर्नल अग्रेशन की बेसिस पे अगर है तो आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों के सिद्धांत का तात्पर्य है द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंप्लाइज लोगों की संप्रभुता, सभी के लिए अवसर की समानता, सीमित सरकार, कानून के समक्ष सभी की समान, सीमित सरकार। ठीक है, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर द ऑल, लिमिटेड गवर्नमेंट, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। ठीक है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट क्यों? हम लोगों को पता है अच्छी तरीके से कि फंडामेंटल राइट्स अगर हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए काम करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल राइट जो है गवर्नमेंट की लिमिटेशंस को डिसाइड करने का काम करते हैं। अगर इनका वायलेशन होता है तो जो एग्रीड पर्सन है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के और गवर्नमेंट को ऐसा करने से रोक सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। हमको पता है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक के जो प्रोविजन है वो राइट टू इक्वलिटी के अंदर आते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, द राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो ये क्या है? राइट टू इक्वलिटी। अभी हमने देखा 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद निम्नलिखित स्थानों पर प्रस्तुत किया जा सकता है। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड
केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, या तो सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में, पहले सर्वोच्च न्यायालय में और फिर उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा सी, या तो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं या फिर उच्च न्यायालय में। इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली, इन द हाई कोर्ट ओनली, आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट, फर्स्ट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड देन इन द हाई कोर्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, चाहे तो हाई कोर्ट में जा सकता है, और अगर मामला वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का है तो वो चाहे तो सीधे क्या कर सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। इसीलिए अपन लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का मामला है तो डायरेक्ट वो कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। तो या तो सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में। 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इंक्लूडेड, कौन सा इंक्लूडेड है? मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध इंक्लूडेड नहीं, हमको पता है आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट्स है ये तो। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स्ड लेबर। ठीक है, मादक पेय और अन्य दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग का निषेध जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, करेक्ट डीपीएसपी है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। चलिए, तो केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित के आधार पर मान्यता देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ धर्म, जाति, जनसंख्या, रंग। ठीक है, तो काय के आधार पर? धर्म के आधार पर। ठीक है, काय के आधार पर देता है? रिलीजन। हमारे यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि 2 बेसिस पे दिया हुआ है, 2 तरह के माइनॉरिटीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। पहला कौन सा? रिलीजियस बेसिस पे और दूसरा लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल क्या आपका आंसर बनेगा? धर्म। ठीक है, 10 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। मौलिक व्यक्ति है। ठीक है, फंडामेंटल इंडिविजुअल, द फंडामेंटल इंडिविजुअल आर केवल राज्य कार्यवाही तक सीमित। ठीक है, लिमिटेड टू द स्टेट एक्शंस ओनली। निजी व्यक्तियों के आचरण के विरुद्ध व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए। मींट टू प्रोटेक्ट पर्संस अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्संस। पुलिस कार्यवाही के विरुद्ध व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए। मींट टू प्रोटेक्ट पर्संस अगेंस्ट द पुलिस एक्शंस। उपरोक्त सभी सही हैं। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव आप जो है वो करेक्ट होंगे, सभी क्या है आपके आंसर सही है। आपका आंसर हो जाएगा डी। मौलिक व्यक्ति, फंडामेंटल इंडिविजुअल मतलब इन एक्टिविटीज के लिए एक व्यक्ति का होना क्या है? जरूरी है, कंपलसरी है इन सबकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके लिए व्यक्ति का होना जरूरी है। तो आपका 11 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू। यानी कि किसको देता है? तो हम लोग अच्छी तरीके से पता है कि ये है ना, जो इंडियंस है उनको भी देता है और दूसरी चीज जो एलियंस है उनको भी देता है, दोनों के लिए, यानी कि नागरिकों के लिए और विदेशियों के लिए, सभी के लिए उपलब्ध होता है। भारत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति, भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक, भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्ति, प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से सभी व्यक्ति। तो भारत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति। ठीक है, यानी कि ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, ऑल पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ऑल पर्सन्स नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। ठीक है, तो हम लोगों को पता है ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वेदर दे आर सिटीजन्स और दे आर एलियंस। ठीक है, तो ये है ना उन लोगों को होता है। ठीक है, आर्टिकल 14 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हुआ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? ठीक है, which schedule of the Constitution of India contains special provisions for the administration and control of scheduled areas in several states। several states की बात हो रही है तो हमको पता है कि ये 5th शेड्यूल में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज की बात करें तो वो कहाँ पर है? 6th शेड्यूल में है। तो यहाँ पर सेवरल स्टेट्स की बात हो रही है, तो सेवरल स्टेट्स का जो है वो प्रोविजन कहाँ पर मिलेगा? हमको 5th शेड्यूल में, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो क्या हो गया? 5वीं, 3rd, 5th, 7th एंड 9th। तो 5वीं है, 5th आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसका अभ्यास निम्नलिखित के अनुसार दंडनीय है। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। हमको अच्छी तरीके से पता है, अनुच्छेद 15, 16, 17, 15, 4। अनुच्छेद 17 आंसर हो जाएगा आपका सी। आर्टिकल 17 में जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, विच वन इज नॉट करेक्टली मेड। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल करें। विवेक की स्वतंत्रता, सिखों द्वारा कृपाण पहनने और ले जाने का अधिकार शामिल करें।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार शामिल करें, समानता का अधिकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को शामिल करें। ठीक है, इनमें से कौन सा मेल नहीं करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस include the right to wear and carry kripans. By 6, right to personal liberty include right to carry on any trade or business. Right to equality include principles of natural justice. तो आपका आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार शामिल करें। ठीक है, हमको पता है कि ये आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, और राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है वो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो आर्टिकल 21 में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। जहां तक सशस्त्र बलों का सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं। As far as armed forces are concerned, the fundamental rights guaranteed under Article 14 and 19 of the Constitution are, बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, गलत है, ऐसा नहीं है। सशस्त्र बलों को उपलब्ध है लेकिन अन्य बलों को नहीं है, इनकरेक्ट। केवल सेना प्रमुख के विवेक पर उपलब्ध है, इनकरेक्ट। केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून अनुसार उपलब्ध है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। हम लोगों को पता है कि आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट किया जा सकता है, जो है पार्लियामेंट लॉ बना करके उनको रेगुलेट कर सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नॉट अवेलेबल एट ऑल। ठीक है, अवेलेबल होते हैं लेकिन लिमिटेड दायरे में जो है उनको उपलब्ध होते हैं। अवेलेबल टू आर्म्ड फोर्सेस बट नॉट अदर फोर्सेस, इनकरेक्ट है। अवेलेबल ओनली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनकरेक्ट है। अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया आपका आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो निम्नलिखित अधिकारों से उत्पन्न होता है। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इमेनेटिंग फ्रॉम राइट टू, अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत संस्कृति और शिक्षा नहीं, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, करेक्ट है। आर्टिकल 21A हमको पता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, है ना, 21A को लाए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)A, कल्चर एंड एजुकेशन अंडर आर्टिकल्स 29 एंड 30, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो हमको पता है राइट टू एजुकेशन जो है वो कहां पर आता है, आर्टिकल 21A में आता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको, है ना, आर्टिकल 21A को रखा गया था। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। संविधान में हमारे देश का नाम इस प्रकार रखा गया है, भारत, इंडिया अर्थात भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। इंडिया अर्थात भारत, द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स अवर कंट्री इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। बताइए अपन लोग, आर्टिकल 1 में जो किया गया, इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि हिंदी होगी, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट हिंदी शेल बी, भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं, राज्य सरकारों के बीच संचार की भाषा नहीं। ठीक है, भारत संघ की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच संचार की भाषा। ठीक है, हो सकती है लेकिन डेट डिपेंड्स। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, डिपेंड्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। किसी भी कारखाने या खदान में रोजगार के लिए न्यूनतम स्वीकार आयु क्या है, हमको पता है आर्टिकल 24 में जो एज दिया गया है दैट इज 14, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, तो क्या है 14 वर्ष। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स और 18 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा 14 ईयर्स भी हो जाएगा आपका आंसर। आर्टिकल 24 में जो है एज बताया जो है वो 20 है ना, आर्टिकल 24 में जो एज बताया वो 14 ईयर्स है। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 में। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत का नागरिक बनने के लिए नहीं है, यानी कि भारत का नागरिक बनने के लिए कौन सी कंडीशन नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जन्म, संपत्ति अर्जित करना, वंश प्राकृतिकीकरण। संपत्ति अर्जित करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि नहीं है पूछा है। ठीक है, बर्थ, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, बर्थ पता है, डिसेंट पता है, नेचुरलाइजेशन पता है, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी जो है वो हमारे लिए सिटीजन बनने के लिए किसी तरीके का, है ना, कंडीशन नहीं है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसे है, हमको पता है पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 11 में, है ना। हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस एज फॉर
एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल। पार्लियामेंट आर्टिकल 11, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। संसद को अधिकार दिया गया, इसी अधिकार का उपयोग करते हुए संसद ने जो है वो है ना इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो बनाया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इसी अधिकार का उपयोग करते हुए संसद ने बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को लेते हैं। चलिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज करेक्ट? ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। यदि पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जानी तो भारत में 6 महीने का निवास आवश्यक है। गलत है। ठीक है, हमको पता है कि 5 वर्ष निवास करना आवश्यक है। यदि नागरिकता प्राकृतिकरण द्वारा प्राप्त की जानी है तो संबंधित व्यक्ति को भारत में 5 वर्षों तक, ठीक है, गलत है, 11 वर्षों तक रहना जरूरी है। यदि भारत में जन्म लिया है तो केवल वही व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिसके माता पिता में से कम एक भारतीय हो। ठीक है, भारत की नागरिकता से संबंधित नियम जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। इनकरेक्ट। ठीक है, यदि तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? सी। ठीक है, भारत में जन्म लिया है तो भारत में जन्म लेने के बावजूद अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना है तो कम से कम माता पिता में से जन्म के समय किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आपका आंसर हो जाएगा सी। इफ सिटीजनशिप इज टू बी एक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन 6 मंथ रेसिडेंस इन इंडिया इज एसेंशियल। तो 6 मंथ नहीं है, हमको पता है कितना, 5 ईयर्स है। ठीक है, 5 ईयर्स है। इफ सिटीजनशिप इज टू बी एक्वायर्ड बाय द नेचुरलाइजेशन द पर्सन कंसर्न्ड मस्ट हैव रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स नहीं है, हमको पता है कितना है, 11 ईयर्स है। 11 ईयर्स तक रहना जरूरी है। ए बोर्न इन इंडिया ओनली दैट पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप एटलीस्ट वन ऑफ हुज पेरेंट इज एन इंडियन। ठीक है, पता है अपने को एट द टाइम ऑफ बर्थ फादर मदर में से किसी एक का जो है वो इंडियन सिटीजन होना जरूरी होता है तो सिटीजनशिप मिलता है। ठीक है, 23 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 को लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी कि इनमें से कौन प्राप्त नहीं कर सकता है? अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मे राजनयिक कर्मियों या विदेशी शत्रुओं के बच्चे। ठीक है, विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों के बच्चे। ठीक है, विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों के बच्चे जो है बाय डिसेंट क्या कर सकते हैं? इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। संविधान के लागू होने के समय भारत का हिस्सा न बनने वाले क्षेत्र का समावेश। ठीक है, हमको पता है कि अगर किसी क्षेत्र को एक्वायर करते हैं तो वहां के सिटीजन तो जो है वो अपने आप इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं। प्राकृतिकीकरण बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 26 जनवरी 1950 को उसके बाद भारत में जन्मे राजनयिक कर्मियों या विदेशी शत्रुओं के बच्चे। चिल्ड्रन ऑफ द डिप्लोमेटिक पर्सनल और एलियन एनिमीज बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका आंसर? ठीक है, इन लोगों को जो है वो सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। चिल्ड्रन बोर्न ऑफ इंडियन सिटीजन अब्रॉड, ठीक है, वो जो है वो बन सकता है सिटीजन, है ना, वो सिटीजन बन सकता है, सिटीजन हो सकता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक्वायर अगर किसी लैंड को करेंगे तो एक्वायर्ड जो लैंड है उसके सिटीजन अपने आप इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। बाय नेचुरलाइजेशन भी जो है वो क्या हो सकता है? सिटीजनशिप मिल सकती है। तो आप क्योंकि नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, तो आपका आंसर 24 का क्या होगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को लेते हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान में निम्नलिखित में निहित है। सिटीजनशिप प्रोविजंस आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन, हम लोगों को पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक के जो प्रोविजंस है वो हमको कहां पर मिलते हैं? है ना, सिटीजनशिप से रिलेटेड मिलते हैं। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2 अनुच्छेद 5-6, भाग 1 अनुच्छेद 5-11। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 to 11, पार्ट सेकंड आर्टिकल 5-6, पार्ट फर्स्ट आर्टिकल 5 to 11, पार्ट सेकंड 5 to 11 आर्टिकल्स। ठीक है, 25 का आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नागरिक न होने के बारे में वर्णन करता है? Which of the following articles describes about the person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens? आर्टिकल 9 जो है वो इसके रिगार्डिंग प्रोविजन करता है। 5, 6, 7, 8, 9 आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये 9 के रिगार्डिंग जो है वो प्रोविजन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को लेते हैं। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गलत है? ठीक है, आर्टिकल 6 एनश्राइन्स द प्रोविजंस कन्फरिंग राइट्स ऑफ सिटीजनशिप of certain persons who have migrated to India from Pakistan. Which one of the following provision is incorrect? तो आपको क्या करना है? इनकरेक्ट प्रोविजन को जो है आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वह या उसके माता पिता में से कोई या उसके दादा दादी में से कोई भी भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में पैदा हुआ था
करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चुका है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है ना, गलत प्रावधान को आइडेंटिफाई करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर उसने प्रवास किया है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, विदाउट रजिस्ट्रेशन उसको क्या हो जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये प्रोविजन भी करेक्ट है। ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को उसके बाद प्रवास कर चुका है, उसे नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ठीक है, नागरिक के रूप में पंजीकृत, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये भी आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 19 जुलाई 1948 या 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो ऐसी स्थिति में वो खुद को रजिस्टर्ड करवा के और क्या कर सकता है, इंडियन सिटीजन बन सकता है। तो शुरू के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे व्यक्ति में ना भारत में विवाह किया है, ठीक है, तो इस बेसिस पे जो है वो सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती कि उसने भारत में विवाह किया है, ठीक है। he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935, करेक्ट है स्टेटमेंट। उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आपके आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। सच पर्सन्स हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948, ये भी करेक्ट है। 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट किया है तो विदाउट रजिस्ट्रेशन उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है, ये प्रोविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। Such persons has so migrated on or after the 19th July 1948 he has been registered as a citizen, ठीक है। तो ये भी प्रोविजन जो है वो क्या है, करेक्ट है। ये भी आपका आंसर का पार्ट नहीं होगा क्योंकि गलत पूछा है उन्होंने, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद अगर आया तो रजिस्टर्ड होकर के और वो क्या कर सकता है, इंडियन सिटीजन बन सकता है। Such persons has got married in India, ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। आपका आंसर 27 का डी हो जाएगा। सच पर्सन हैज गॉट मैरिड इन इंडिया, अगर कोई पाकिस्तानी पर्सन इंडिया में मैरिज कर लेता है तो इस बेसिस पे उसको सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे समाप्त की जा सकती है, इसका विवरण निम्नलिखित में दिया गया है। हमको पता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, डिटेल्स ऑन हाउ सिटीजनशिप में बी एक्वायर्ड एंड टर्मिनेटेड आर एन्यूमरेटेड इन इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ये प्रोविजन किया गया है कि 26 जनवरी 1950 के दिन कौन लोग जो हैं जो इंडियन सिटीजन होंगे, ठीक है। उसके बाद उस दिन या उसके बाद जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों के सिटीजनशिप के रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस करने की अथॉरिटी जो है वो किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। पार्लियामेंट लॉ बना करके डिसाइड करेगा कि उनकी सिटीजनशिप को कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है। आर्टिकल 11 में ये अथॉरिटी पार्लियामेंट को दी है। इस अथॉरिटी को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया है। तो 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद जो भी व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है उसकी सिटीजनशिप का रेगुलेशन जो है वो इसी एक्ट से होता है। संविधान का भाग 2 नागरिकता अधिनियम 1955, संविधान की अनुसूची 1 संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस एनेक्टमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लेते हैं। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है यदि इंडियन सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड इफ, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो है ना, ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, उसको दोनों में से किसी एक नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो नहीं छोड़ता है तो इन दैट केस इंडियन सिटीजनशिप उसकी समाप्त कर दी जाएगी। पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बनने वाले व्यक्ति को उसके पंजीकरण के 5 साल के भीतर कम से कम 10 साल के कारावास की सजा दी जाती है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अगर किसी इंडिविजुअल ने बाय रजिस्ट्रेशन जो है इंडिया का सिटीजनशिप लिया है, ठीक है, और रजिस्टर्ड होने के बाद इंडियन सिटीजनशिप लेने के बाद 5 साल के अंदर अगर उसको 10 साल की सजा हो जाती है तो भी उसकी सिटीजनशिप जो है वो खत्म की जा सकती है। भारत सरकार संतुष्ट है कि नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है ना। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से है ना भारत सरकार को किसी तरीके से चीट करके और सिटीजनशिप लेता है तो उसको भी समाप्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो जन्म से नागरिक है युद्ध के दौरान किसी दुश्मन देश के साथ व्यापार करता है, बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 4 सभी आपके आंसर सही हैं, ठीक है। अ पर्सन वॉलंटरीली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, ठीक है, अगर वो वॉलंटरीली किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडियन सिटीजनशिप उसकी खत्म की जा सकती है। अ पर्सन हु हैज बिकम अ सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 years विद इन 5 years ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन, करेक्ट है। रजिस्ट्रेशन थ्रू बाय रजिस्ट्रेशन उसने सिटीजनशिप ली है और अगर है ना सिटीजनशिप मिलने के विद इन 5 years अगर उसको 10 years का इम्प्रिजनमेंट हो जाता है तो भी उसकी सिटीजनशिप खत्म की जा सकती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड दैट द सिटीजनशिप वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, ठीक है, बिल्कुल ठीक।
फ्रॉड करके, ठीक है, गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके गलत तरीके से अगर सिटीजनशिप लिए तो भी खत्म हो जाएगी। अ पर्सन हु इज अ सिटीजन बाय बर्थ इंक्लूड्स इन ट्रेड विद एन एनिमी कंट्री ड्यूरिंग वॉर, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर हो गया डी 1 2 3 4, ठीक है, 29 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेने पर भी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो, माता भारत की नागरिक हो, पिता व्यक्ति के जन्म के समय भारत का नागरिक हो, पिता या माता व्यक्ति के जन्म के समय भारत का नागरिक हो, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है ना। बाय डिसेंट उसको यानी कि वंश के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी अगर जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। अ पर्सन कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया इवन इफ बोर्न आउटसाइड इंडिया इफ हिज हर father is a citizen of India, mother is a citizen of India, father is a citizen of India at the time of the person's birth, father or mother is a citizen of India at the time of the person's birth, ठीक है। 30 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को आवेदन करने से ठीक पहले भारत में कितने वर्ष तक निवास करना होगा, ठीक है, कितने, 5 वर्ष, ठीक है, 5 years, 6 महीने, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। By registration to acquire citizenship by registration, a person must have been resident in India for immediately before making an application 6 months, 1 year, 3 years, 5 years, 5 years आपका आंसर हो जाएगा 31 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 को देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? हमको पता है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, रेमेडीज जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को उन्होंने क्या किया था, है ना, संविधान की हृदय और आत्मा बताया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 32 का डी, ठीक है। Which of the following rights was described by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? Right to freedom of religion, right to property, right to equality, right to constitutional remedies. आर्टिकल 32 को उन्होंने, है ना, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी प्राप्त है? Which of the following fundamental rights is also available to a foreigner on the soil of India? देखिए हम लोग पहले भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन किए हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो केवल सिटीजन्स को मिलते हैं। इनको छोड़ करके बाकी जो राइट्स होते हैं वो एलियंस को यानी कि फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, ठीक है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, ठीक है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि 15, 16 जो है वो नहीं मिलते हैं, तो ये नहीं मिलेगा फॉरेनर को। आवागमन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आता है, ये हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। अभी हमने देखा 15, 16 और 19 केवल धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ठीक है, केवल धर्म। तो ये आर्टिकल क्या है आपका 15 है। तो हमने देखा कि 15, 16, 19 जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। कानून के अधिकार के बिना कार्रवाई के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ठीक है, तो बिल्कुल सही, करेक्ट है, आंसर होगा आपका डी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन डी जो है, कानून के अधिकार के बिना, है ना, कार्रवाई के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 को जो है वो क्या कर सकता है, एनफोर्स करवा सकता है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हमको पता है आर्टिकल 16 है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। आर्टिकल 16 जो है वो एलियंस के लिए नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन ये भी नहीं होता है, अभी हमने अभी डिस्कस किया था। आर्टिकल 19 भी अवेलेबल नहीं है फॉरेनर्स को। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, ठीक है, हमने देखा था ये आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 भी जो है वो एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं होता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 जो है वो क्या होता है, एलियंस के लिए अवेलेबल होता है। आर्टिकल 30, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो गया आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? विषय सूची, ठीक है, मतलब एक तरफ विषय दिया है, दूसरी तरफ सूची दी हुई है, आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज राज्य सूची, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये गलत नहीं है, ठीक है, हमको पता है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या में आता है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। वन संवर्ती सूची, ठीक है, बीमा संघ सूची, ठीक है, विवाह और तलाक संवर्ती सूची, ठीक है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किसका है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मेड? सब्जेक्ट लिस्ट, स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट लिस्ट, ठीक है, तो हमको पता है यही आपका आंसर होगा। आंसर होगा आपका ए। फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो करेक्ट है। इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट करेक्ट है। मैरिज एंड डिवोर्स कॉन्करेंट लिस्ट करेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट मैच को ढूंढना था आपको, जो है वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। संविधान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसे विशेष जिम्मेदारी सौंपता है? ऑन होम डज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? हम लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आर्टिकल 32 जो है वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को
गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बनाता है या प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बनाता है। तो इस संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या होता है ना, इसके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को लेते हैं। अनुच्छेद 23 के अनुसार निम्नलिखित निषिद्ध है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड। मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति, गुलामी और बंधुआ मजदूरी। बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका आंसर है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगरी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर, ठीक है। आर्टिकल 23 में हमको पता है ये सब बातें दी हुई है। व्यापार का अधिकार गलत है, धूप बत्ती की बिक्री गलत, ठीक है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा गलत, ठीक है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगरी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर, ठीक है। मोनोपोली ऑफ ट्रेड इनकरेक्ट, सेल ऑफ इंसेंसेस इनकरेक्ट, ठीक है। विजिट टू टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो आपका 36 का क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। अनुच्छेद 20-22 मतलब 20 अनुच्छेद 20 से 22 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये अधिकार निम्नलिखित को उपलब्ध हैं, ठीक है। आर्टिकल 22 रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू, हमने अभी देखा कि ये सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस दोनों को अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नागरिक और गैर नागरिक, प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति, केवल नागरिक, सभी व्यक्ति जिनके पास न्यायिक व्यक्ति, ठीक है। नागरिक और गैर नागरिक, ठीक है। सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, नेचुरल पर्सन्स एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन्स, सिटीजन्स ओनली, ऑल पर्सन्स हु हैव ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी, ठीक है। तो सिटीजन एंड नॉन सिटीजन अभी हमने डिस्कस किया था। 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो केवल सिटीजन्स को मिलते हैं। इनको छोड़कर के बाकी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स और एलियंस दोनों को मिलते हैं। चलिए तो 37 का आंसर हो गया आपका ये। चलिए 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सूची से निम्नलिखित में से किसे हटा दिया गया है? Which one of the following has been dropped from the list of personal freedoms enshrined in Article 19 of the Constitution? ठीक है, तो हमको पता है कि है ना कौन सा राइट टू प्रॉपर्टी जो था, ठीक है, आर्टिकल 19(1)(f) उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता अभी है। संपत्ति अर्जित करने, रखने और निपटाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। क्या पूछा है? हटा दिया गया है, ठीक है। संपत्ति अर्जित करने, रखने और निपटाने की स्वतंत्रता को हटा दिया गया था 44 संविधान संशोधन से। देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री उपलब्ध है अभी भी। फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 38 का बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। एक बार आपातकाल की घोषणा हो जाने के बाद किसी नागरिक का अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि कौन निलंबित करता है? तो कौन निलंबित करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निलंबित करते हैं। हमको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। Once the proclamation of emergency is made, the right of a citizen to move to the Supreme Court for the enforcement of his fundamental rights is suspended by, ठीक है। तो सस्पेंड कौन करता है ना? कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास मौलिक अधिकारों को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह है संविधान के भाग 3 में निहित है, मानवाधिकार है, पारलौकिक अधिकार है, संविधान के आवश्यक ढांचे की मूल संरचना का हिस्सा है। एनशाइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, ट्रांसेंडेंटल राइट्स, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो थोड़ा सा डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन को अगर अपन लोग देखें तो थोड़ा सा करेक्ट अगर हम लोग करें, ठीक है। तो ये क्या है? ये अपन लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंटीग्रेटेड जो स्कीम है उसका पार्ट है। इंटीग्रेटेड स्कीम का पार्ट होने के कारण इसको क्या किया जा सकता है? इसको वहां से हटाया नहीं जा सकता, उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर का संकेत नहीं देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यानी कि स्टेटमेंट देखना है और इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस हमको नहीं बताते हैं, ठीक है, नहीं बताते हैं।
निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के राज्य के अतिक्रमण से बचाने के लिए है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों के बीच में डिफरेंस को बताता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एम्ड एट प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर व्हाइल फंडामेंटल राइट्स आर फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम द स्टेट एनफोर्समेंट। ठीक है, तो नहीं बताता है। ठीक है, नॉट इंडिकेट। ठीक है, तो ये तो इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर का पार्ट नहीं है। मौलिक अधिकार राज्य की कार्यवाही पर सीमा है, जबकि निर्देशक सिद्धांत सरकार को न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की दिशा में काम करने के लिए सकारात्मक निर्देश है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी दोनों के बीच में क्या करता है, डिफरेंस को बताता है। ठीक है, ये भी आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेशंस ऑन द स्टेट एक्शन। ठीक है, व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क टुवर्ड्स अ जस्ट सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी जो है वो दोनों के बीच में डिफरेंस को बताता है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। मौलिक अधिकारों को मूल संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन निर्देशक सिद्धांतों को पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं। हमको पता है कि डीपीएसपी भी जो है वो है ना क्या था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये आपके आंसर का पार्ट होगा। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन यही पूछा है कि कौन डिफरेंसेस को नहीं बताता है। ठीक है, मौलिक अधिकार संशोधन योग्य है, लेकिन निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट होगा। इस फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, तो ये भी दोनों के बीच के डिफरेंसेस को नहीं बताता है, तो स्टेटमेंट 3 और 4 आपका आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। निर्देशक सिद्धांतों का प्रवर्तन सबसे अधिक निर्भर करता है। ठीक है, द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिपेंड्स मोस्ट ऑन न्यायालय, संसद में प्रभावी विपक्ष, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, जनता का सहयोग। ठीक है, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, द कोर्ट्स एंड इफेक्टिव अपोजिशन इन पार्लियामेंट। ठीक है, रिसोर्सेस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, पब्लिक कोऑपरेशन। ठीक है, रिसोर्सेस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। देखिए, हम लोगों ने डीपीएसपी का प्रोविजन इसलिए किया था, है ना, हम लोगों ने देखा था सप्रू कमेटी बनाई गई थी। सप्रू कमेटी ने बोला था कि राइट्स जो है वो क्या करना चाहिए, हमने 2 पार्ट में बांटने चाहिए। एक ऐसे पार्ट जिनके लिए किसी तरीके के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनको हम एट ए टाइम जो है हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनको हम क्या करें, फंडामेंटल राइट्स में रखें। और कुछ ऐसे राइट्स जिनको हमको अपने सिटीजन को प्रोवाइड करने के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, और जैसे जैसे स्टेट के पास रिसोर्सेज जो है वो बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे रिसोर्स कलेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे रिसोर्सेज के कलेक्शन के साथ स्टेट इनको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। जैसे हमने देखा आर्टिकल 21A, ठीक है, राइट टू एजुकेशन को अब क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ठीक है, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, यानी कि 42 का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना के विकास के अवसर निम्नलिखित में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म आर फाउंडेड इन, हमको पता है कहां पर पाए जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में पाए जाते हैं, मौलिक कर्तव्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, मौलिक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो है ना गलत हो गया, मौलिक सिद्धांत नहीं, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो 43 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर प्रोवाइडेड बाय, हमको पता है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ने जो है इसका प्रोविजन किया था। तो काय के संविधान संशोधन द्वारा, हाँ तो ठीक है, यही आपका आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश द्वारा, संसद द्वारा पारित विधान द्वारा। ठीक है, तो संविधान संशोधन के द्वारा। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एन ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट, अ लेजिस्लेशन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को लेते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ये लागू करने योग्य नहीं है, दीज आर नॉट एनफोर्सिएबल। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट है ना, एनफोर्सिएबल नहीं है। यह मुख्य रूप से नैतिक कर्तव्य है, दे आर प्राइमरीली मोरल ड्यूटीज। ठीक है, ये भी करेक्ट है, दे आर प्राइमरीली मोरल ड्यूटीज। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये किसी कानूनी अधिकार से संबंधित नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी लीगल राइट। ठीक है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, दे आर नॉट रिलेटेड टू द एनी लीगल राइट। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को लेते हैं। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, हमको पता है 11 है, ठीक है, कितने हैं, 11 है, ठीक है, 46 का आपका आंसर हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। संविधान के भाग 4A में अधिनियमित मौलिक कर्तव्य हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इनेक्टेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, यानी कि यहाँ पर कुछ जो है वो प्रोविजंस दिए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है। लागू करने योग्य कर्तव्य और संसद गैर अनुपालन करने के लिए दंड या सजा लगा सकती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एनफोर्सिएबल ड्यूटीज है ना, एनफोर्सिएबल नहीं है। एंड पार्लियामेंट कैन इम्पोज पेनल्टीज और पनिशमेंट फॉर द नॉन कंप्लायंस, ऐसा कुछ भी नहीं, हमको पता है, ठीक है, ये वॉलंटरी है। निर्देशक सिद्धांतों की तरह जो लोगों के लिए जनादेश हैं, ठीक है, लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट आर मैंडेट्स टू द पीपल, ठीक है, नहीं है ना, ये भी नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये वही हम लोग बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों की तरह जो लागू करने योग्य हैं, ठीक है, लागू करने योग्य है मतलब लाइक फंडामेंटल राइट्स दैट आर एनफोर्सिएबल, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की तरह ये एनफोर्सिएबल नहीं है। नागरिकों के बीच मनोवैज्ञानिक चेतना पैदा करने और शिक्षा के मूल्य को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं है। करेक्ट डी, नो मोर देन मेंट टू क्रिएट साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस अमंग द सिटीजंस एंड ऑफ द एजुकेशन वैल्यू। करेक्ट, ठीक है, 47 का आपका आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। सॉरी, संविधान में 42 संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। फंडामेंटल सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशंस ऑफ, हमको पता है स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन की बेसिस पे क्या किया गया था, इन को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, ठीक है। तो क्या है, संतानम समिति, सरकारिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी समिति, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार, नहीं, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नहीं, प्रत्येक नागरिक का सामान्य कर्तव्य, नहीं, क्या है, मौलिक कर्तव्य है। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज फंडामेंटल राइट ऑफ द एवरी सिटीजन, नहीं है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, करेक्ट है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नहीं, ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन। चलिए, तो ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, ठीक है, कि हम इनका क्या करें, रिस्पेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो गया आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, द फंडामेंटल ड्यूटीज 44वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत किए गए, ठीक है, इनकरेक्ट है, अभी हमने देखा 42nd से हुआ है, वर इंट्रोड्यूस बाय द 44th अमेंडमेंट, ठीक है, भाग 3A में शामिल किए गए, इनकरेक्ट, हमको पता है पार्ट 4A में शामिल है, ठीक है, आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3A, न्यायोचित नहीं है, आर नॉट जस्टिसिएबल, ठीक है, तो केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है, न्यायोचित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी भाग को अधिकार होगा, ठीक है। Article 26 of the Constitution of India states that subject to the public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right, यानी आर्टिकल 26 से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रोविजन दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से प्रोविजंस आर्टिकल 26 में किए गए हैं, ठीक है। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करना, करेक्ट है। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, बिल्कुल करेक्ट है। धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, ये भी करेक्ट है। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ द रिलीजन, ये भी करेक्ट है। चल अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना, ये भी करेक्ट है। टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों में से कौन से निम्नलिखित हैं, ठीक है। Which of the following are among the fundamental duties as listed in the Constitution, यानी कि इनमें से कौन से जो हैं वो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। फंडामेंटल, हमारी समग्र संस्कृति की विरासत को संरक्षित रखना, करेक्ट, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है, संविधान का पालन करना, ठीक है, ये भी है ना। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयास करना, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करना ये नहीं है, ठीक है। टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन द साइंटिफिक रिसर्च टू विन इंटरनेशनल फेम, ठीक है, जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना, ठीक है, एक्सीलेंस इन एवरी स्फेयर ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पेसिफाई किया है कि साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, करेक्ट है। टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका 52 का सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में इस विचार के साथ शामिल किया गया था, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विथ द आइडिया ऑफ, मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व देना, इनकरेक्ट। विध्वंसक और असंवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना, बिल्कुल करेक्ट। मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना, इनकरेक्ट। कार्यपालिका को अधिक शक्ति देना, इनकरेक्ट, ठीक है। विध्वंसक और असंवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना, गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द फंडामेंटल राइट्स, इनकरेक्ट है। कर्बिंग सुपर सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज, करेक्ट है। प्रिवेंटिंग एब्यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इनकरेक्ट। गिविंग मोर पावर टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ड्यूटीज इसलिए बनाई है, जैसे हमने देखा कि भाई एक ड्यूटी हमारी क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हम लोग देखते हैं कई बार जो है वो प्रदर्शन किए जाते हैं, धरने दिए जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ऐसी है ना, ऐसी सबवर्सिव और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए इसको रखा गया था। तो आपका आंसर 53 का हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। भारत संविधान भारत को इस प्रकार वर्णित करता है, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का परिसंघ, एकात्मक राज्य। एक मिनट इधर पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनिटरी स्टेट्स, ठीक है। तो हमको पता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। हमको पता है आर्टिकल 1 जो है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन 55 में आ जाते हैं। भारत संघ में शामिल है, ठीक है। द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट, ठीक है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अधिकृत क्षेत्र। तो काय की बात हो रही है, संघ की बात हो रही है, तो संघ की बात में केवल क्या होगा, राज्य शामिल होगा, ठीक है। द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एक्वायर्ड टेरिटरीज, ठीक है। तो केवल कौन शामिल होगा, स्टेट्स, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। हम लोगों को पता है कि आर्टिकल 1 में जो है दो एक्सप्रेशंस या दो अभिव्यक्तियां हमको देखने को मिलती है, एक है भारत का संघ और दूसरा है भारत का राज्य क्षेत्र, ठीक है, या अपन कहते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारतीय संघ के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि केवल राज्यों को शामिल किया जाता है, ठीक है। भारतीय संघ के अंतर्गत केवल राज्यों को शामिल किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो राज्य होते हैं वो क्या करते हैं, संघ के साथ शक्तियों के विभाजन में हिस्सेदारी करने का काम करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं। इसलिए संघ की जब बात आती है तो संघ के अंतर्गत केवल किसको, राज्य को शामिल किया जाता है। जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात आती है, भारत के राज्य क्षेत्र की जब बात आती है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों को शामिल किया जाता है, संघ राज्य क्षेत्रों को यानी कि यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया जाता है, और किसी अधिग्रहित क्षेत्र यानी कि एक्वायर्ड रीजन को भी शामिल किया जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो कंपैरेटिवली यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि उसमें स्टेट भी इंक्लूडेड है, यूटीज भी इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ एक्वायर्ड रीजन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 55 का बनेगा ए, क्योंकि यूनियन में, संघ में केवल क्या होते हैं, राज्य इंक्लूडेड होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत आता है। Which one of the following subject is under the union list in the 7th schedule of the Constitution of India? खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, कृषि, मत्स्य पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य। देखिए कृषि जो है वो क्या है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मत्स्य पालन स्टेट लिस्ट का है, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी जो है वो स्टेट लिस्ट का, ठीक है। तो यानी कि अपन लोग देखें खानों और तेल क्षेत्र, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर बनेगा ए, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 56 का ए। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का, फिशरी स्टेट लिस्ट का, पब्लिक हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का, ठीक है। तो 56 का आपका आंसर हो गया ए। चलिए 57 में आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, सही, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। एक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1951 को रंगून में पैदा हुआ था, जिसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे, उसे वंश से भारत का नागरिक माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। बाय डिसेंट वो क्या हो सकता है, इंडियन सिटीजन हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ, जन्म के समय पर उसके पिता जो है वो क्या है, भारतीय नागरिक है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जन्म के समय पिता या माता दोनों में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अ पर्सन हु वाज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1951 इन रंगून
whose father was a citizen of India by birth at the time of his birth is deemed to be an Indian citizen by descent. ठीक है, तो करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। एक व्यक्ति जो 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में पैदा हुआ, जिसकी मां उसके जन्म के समय भारत की नागरिक थी लेकिन पिता नहीं थे, उसे जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है। बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही है। ठीक है, जन्म के समय, क्योंकि उसकी जन्म के समय कौन, उसकी मां जो है वो उसकी इंडियन सिटीजन है। हमने देखा कि जन्म के समय माता या पिता दोनों में से किसी एक का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तो इनका भी जब बर्थ हो रहा है तब इनके बर्थ के समय इनकी मदर जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो वो भी इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, अ पर्सन हु वाज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1988 in Itanagar, whose mother is a citizen of India at the time of his birth but the father was not, is deemed to be a citizen of India by birth. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, आपके करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। भारत में संवैधानिक रूप से गारंटीकृत शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी कि राइट टू एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यह अधिकार बाल और वयस्क दोनों निरक्षरता को कवर करता है, गलत है। वयस्क निरक्षरता को कवर नहीं करता, केवल बाल निरक्षरता को कवर करता है। दिस राइट कवर्स बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट इलिटरेसी एंड देयरफॉर यूनिवर्सली गारंटीज एजुकेशन टू ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो क्या करता है, चाइल्ड 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है, 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन की बात की गई। यह अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है और वर्ष 2015 से लागू हो गया है। ठीक है, इनकरेक्ट है, हमको बताया ना 2010। ठीक है, this right is child right covering the age group of 6 to 14 years and becomes operational from the year 2015 है ना। 2009 में हमने देखा था राइट टू एजुकेशन एक्ट गवर्नमेंट लेकर के आई थी, जो 1 अप्रैल जो है 2010 से इंप्लीमेंट हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। ठीक है ना, चलिए, यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, इनकरेक्ट है ना। दिस राइट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज द फर्स्ट वेलफेयर स्टेट इन द वर्ल्ड। इनकरेक्ट, यह अधिकार 86 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है। करेक्ट है, 86th अमेंडमेंट। ठीक है, दिस राइट हैज बीन गिवन टू ऑल इंडियन चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो 58 का आंसर हो गया आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने हेतु कौन सक्षम निकाय है। ठीक है, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो सिटीजनशिप की कंडीशंस डिसाइड करने के लिए कौन होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कौन है, इंडियन पार्लियामेंट है। आर्टिकल 11 में जो है इंडियन पार्लियामेंट को यह अथॉरिटी दी है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा। संसद, ठीक है, विच इज द कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप। इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। ठीक है, तो कौन है, पार्लियामेंट, आर्टिकल 11। 59 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाते हैं। भारत में भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंधित है। ठीक है, यानी कि इन इंडिया द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स। यानी कि अपन लोग देखते हैं कि आर्टिकल 19(2) से लेकर के 19(6) तक में जो रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं, तो इसमें है ना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर कौन कौन से जो है वो रेस्ट्रिक्शंस बताए हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन है। न्यायालय की अवमानना, ये भी रेस्ट्रिक्शन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी रेस्ट्रिक्शन मानते हैं। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, करेक्ट, ये भी रेस्ट्रिक्शन है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, करेक्ट। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इनकरेक्ट है, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 60 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। को वारंटो रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर इशूइंग ऑफ रिट को वारंटो, यानी को वारंटो रिट इशू करने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। कार्यालय सार्वजनिक होना चाहिए और इसे किसी कानून या संविधान द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टैच्यू और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, करेक्ट है ना। कार्यालय एक मौलिक होना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा और खुशी के दौरान किसी नौकर का कार्य या नियोजन मात्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, द ऑफिस मस्ट बी अ सब्सटेंटिव वन एंड नॉट merely the function or employment of a servant at the will and during the pleasure of another। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा सा है ना। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ऐसे व्यक्ति को उस कार्यालय में नियुक्त करने में संविधान या वैधानिक साधन का उल्लंघन हुआ है, करेक्ट। देयर हैज बीन अ contravention of the constitution or a statutory instrument in
अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तीनों ही कंडीशंस होती हैं, तीनों ही कंडीशन जब पूरी होंगी, ठीक है, तो जो ऑफिस है वो क्या होना चाहिए, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, या तो वो कोई है ना लॉ के द्वारा बनाया गया हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, सब्सटेंटिव ऑफिस होना चाहिए, किसी के प्लेजर पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, और ऐसे ऑफिस में किसी को अपॉइंट करते टाइम क्या होना चाहिए, लॉ का या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, उसके प्रोविजंस का वायलेशन होना चाहिए, तब को वारंट टू रिट इशू किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 62, मान लीजिए संसद ने समाचार पत्रों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हुए एक कानून पारित किया, इनमें पृष्ठ सीमा, ठीक है, मूल्य और विज्ञापन शामिल थे। यह कानून भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सपोज द लेजिस्लेशन वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इम्पोजिंग सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर्स, दिस इंक्लूडेड पेज सीलिंग, ठीक है, प्राइस एंड एडवर्टीजमेंट। The legislation is included in the 9th schedule to the Constitution of India. In this context, which one among the following statement is correct? करेक्ट स्टेटमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए, यह कानून अवैध है क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ठीक है ना, यह कानून अनुच्छेद 31B के आधार पर वैध है। यह कानून अवैध है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुचित प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो हमको पता है कि भाई क्या करना है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाना है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, कितने पेज होना चाहिए ये संसद डिसाइड नहीं कर सकती, कितना मूल्य होना चाहिए ये संसद डिसाइड नहीं कर सकती है। हाँ, विज्ञापन को लेकर के जरूर कुछ किया जा सकता है कि हाँ भाई, है ना, जो मॉरलिटी डिसेंसी को अगर अफेक्ट करते हैं तो उसको लेकर के कोई गाइडलाइंस इशू की जा सकती है, बट है ना, कितने पेजेस होना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए, इसको लेकर के जो है वो है ना रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया सकती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा। तो क्या है आपका आंसर, क्या हो जाएगा, सी, यह कानून वैध है। ठीक है, वैध तो नहीं होगा। ठीक है, तो वैध है क्योंकि प्रेस। ठीक है, 62 का आंसर हो जाएगा आपका सी, द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड एज इट वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, द लेजिस्लेशन इज वैलिड बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 31B। द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड एज इट इम्पोजेस अनरीजनेबल, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमको पता है कि रेस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए, रीजनेबल, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस क्या है, अनरीजनेबल है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है, 62 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को लेते हैं, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ना तो मौलिक अधिकार है और नहीं कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, नाइदर फंडामेंटल राइट और नॉर लीगल राइट, बोथ फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट। फंडामेंटल राइट है, हमको पता है। ठीक है ना, हमने देखा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेस, ठीक है, वोट देना, ठीक है, मतदान करना, ये भी क्या है, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना है। अपने व्यूज को एक्सप्रेस कब कर पाएगा व्यक्ति, जब है ना कैंडिडेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। ठीक है, इसीलिए अपन लोग देखते हैं कि कैंडिडेट को अपने रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के बाद है ना इलेक्शन कमीशन ने कंपलसरी की है। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में आ जाते हैं, भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उन्हें रिट अधिकार क्षेत्र के माध्यम से लागू किया जा सकता है। ठीक है ना, तो सही पूछा है, तो ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, दे कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू रिट जुरिसडिक्शन। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो रिट इशू करके और जो है वो एनफोर्सिएबल नहीं बनाया जा सकता है। वे संविधान के अंगीकरण के बाद से इसका एक हिस्सा बन गए हैं। दे हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडॉप्शन। नहीं है, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है, हम लोगों ने देखा था कि ये 42nd अमेंडमेंट 1976 से बने हैं। वे केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, ये करेक्ट है। दे आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो केवल सही पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 64 का आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नो करेक्टली मैच्ड। ठीक है, यानी कि करेक्टली जो मैच नहीं है। संसद की शक्ति, एक नया राज्य बनाना, बिल्कुल करेक्ट है, हमको पता है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट, क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 2(3) में ये जो है ना राज्य विधानमंडल की शक्ति, राज्य का नाम बदलना, इनकरेक्ट। ठीक है, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट। ठीक है, इनकरेक्ट है, हमको पता है।
अल्टरेशन ऑफ द नेम ऑफ स्टेट भी जो है वो कौन कर सकता है, केवल पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं होती। कानून के समक्ष समानता भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए गारंटी कृत, बिल्कुल सही, आपको पता है आर्टिकल 14 में आता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ गारंटीड टू बोथ इंडियन सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ठीक है, ये करेक्ट है, हमने अभी देखा है ना। अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए गारंटी कृत, ये भी सही है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गारंटीड टू ओनली इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, तो है ना, कौन सा नॉट है, नॉट करेक्टली मैच्ड है बी, ठीक है, स्टेट के पास स्टेट का नाम बदलने की अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है, 65 का बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी गारंटी भारत के संविधान द्वारा नहीं दी गई, ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता दी है, बिल्कुल, ठीक है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता दी है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स दी है, देश में कहीं भी संपत्ति रखने, अर्जित करने और उसका निपटान करने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता अब हमारे पास नहीं है। फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है। कोई भी व्यापार पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, ठीक है, तो क्या पूछा है, नहीं दी गई है, ठीक है, तो 66 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का सी। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के भाग के रूप में परिकल्पित हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवाइसेज्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, बिल्कुल करेक्ट, इंक्लूडेड है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, आर्टिकल 23। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, नहीं है, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा नहीं है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज नहीं है, कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड माइंस, ठीक है, तो फर्स्ट और फोर, ठीक है, फर्स्ट और फोर आपका आंसर बनेगा सी, ठीक है, 67 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में आ जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू, सकारात्मक निर्देश निर्धारित करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करे, ठीक है, करेक्ट है, वैसे तो आंसर यही है, ठीक है ना, ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस व्हिच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स, नाम ही उनका क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो क्या करते हैं, पॉजिटिवली स्टेट की पॉलिसी फॉर्मेशन को गाइड करने का काम करते हैं, तो 68 का आपका आंसर होना चाहिए ए। विकेंद्रित राज्य के लिए गांधी के विचार को लागू करना, इनकरेक्ट। सरकार द्वारा मनमानी शक्तियों के उपयोग की जांच करना, इनकरेक्ट। समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना, इनकरेक्ट, ठीक है, तो 68 का आपका आंसर क्या हो गया, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में आ जाते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की प्रधानता बहाल की, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर द प्राइमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हमको पता है गोलकनाथ वर्सेस, है ना, स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में जो है वो क्या किया था, है ना, प्राइमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एस्टैब्लिश की थी सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में जो केस आया था, उस केस में जो है वो क्या किया गया था, है ना, मौलिक अधिकारों के को निर्देशक सिद्धांतों पर प्राथमिकता प्रदान की गई थी, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, गोलकनाथ केस। क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन्स, अभी हम लोगों ने देख लिया है ना, 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वो केवल सिटीजन्स को मिलेंगे, उनको छोड़ करके बाकी के बचे हुए राइट्स नॉन सिटीजन्स को भी मिलेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, पता है ये आर्टिकल 32 है, ठीक है ना, बोलने की स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है, देश के किसी भी हिस्से में घूमने और बसने की स्वतंत्रता नहीं है, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, आप संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता तो हमको ही नहीं है, तो फिर कैसे होगी, फ्रीडम टू स्पीच नहीं है, फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री नहीं है, ठीक है, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्या है, 70 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है, Which one of the following is a human right as well as the fundamental right under the Constitution of India? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आवास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 71 का आंसर आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, यानी कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है,
सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ठीक है, यह आपका ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 जो ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें राइट टू वोट करना जो है वो कहीं पर भी ड्यूटी नहीं बनाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर हमारा ड्यूटी है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी हमारा ड्यूटी है। टू गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स, ये भी हमारा ड्यूटी है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, क्योंकि नहीं पूछा है, नॉट पूछा है। 73 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। सरकार संघीय या एकात्मक होती है जो निम्न के बीच संबंधों के आधार पर होती है। सरकार के 3 अंग केंद्र और राज्य, विधायिका और कार्यपालिका, संविधान और राज्य, ठीक है। तो काय के आधार पर होती है? केंद्र और राज्य। अ गवर्नमेंट इज फेडरल और यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट्स, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट। तो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, इसके बीच आधार पे या इसके ग्राउंड पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट है या फिर फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। Which of the following statement is are correct? भारतीय संघ की इकाइयों के क्षेत्र को संसद द्वारा साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, करेक्ट, सही पूछा है। The territory of the units of the Indian Federation may be altered by the Parliament by a simple majority, ठीक है, हमको पता है ना। आर्टिकल 3 में जो है ये प्रोविजन है, बाय सिंपल मेजोरिटी वो क्या कर सकती है, इनको अल्टरेशन कर सकती है। संसद द्वारा अपने क्षेत्र का पुनर्वितरण करने से पहले राज्य विधानमंडल की सहमति आवश्यक है। पुनर्वितरण करने से पहले सहमति आवश्यक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अपन लोग देखते हैं कि जो है वो क्या करते हैं, है ना, सॉरी, सहमति आवश्यक है पहले, एक मिनट। द कंसेंट ऑफ अ स्टेट, नहीं, कंसेंट की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम लोगों को पता है, ठीक है। स्टेट अगर चाहे या स्टेट अगर नहीं चाहे तो भी क्या कर सकता है ना, पार्लियामेंट इसमें चेंज कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। द कंसेंट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इज नेसेसरी बिफोर पार्लियामेंट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। किसी भी राज्य के क्षेत्र के पुनर्वितरण पर संसद में विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है, बिल्कुल करेक्ट। द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज नेसेसरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग इन पार्लियामेंट अ बिल ऑन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, बिल्कुल पता है अपन लोगों को, है ना, कि अगर किसी तरीके का चेंजेस करना है, किसी तरीके का अल्टरेशन करना है, तो उसके पहले बिल लाने से पहले क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। राज्य के नाम को बदलने पर विधेयक की सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति को राज्य की राय, ठीक है, पहले जो है ना, पहले राष्ट्रपति को राज्य से राय लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, बाद में वो जो है राज्य की राय लेता है। द प्रेसिडेंट मस्ट रिसीव द स्टेट्स ओपिनियन बिफोर रिकमेंडिंग अ बिल ऑन द अल्टरिंग ऑफ द नेम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका डी, 74 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। कानून के समक्ष समानता के संबंध में भारतीय संविधान निम्नलिखित के मामले में अपवाद करता है, ठीक है। रिगार्डिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एक्सेप्शंस इन द केसेस ऑफ राष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 361 में जो है इनके प्रिविलेजेस बताए हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 361 में केवल विदेशी संप्रभु, ठीक है, विदेशी संप्रभु, फॉरेन सोवरेन्स ओनली, ठीक है, इनकरेक्ट। केवल राष्ट्रपति, इनकरेक्ट, कोई नहीं, ठीक है। द प्रेसिडेंट और गवर्नर, आर्टिकल 361 में अपन लोगों ने देखा है कि क्या दिए हुए हैं, इनके स्पेशल प्रिविलेज दिए हुए हैं, तो इनको क्या कहा गया है, दे आर द एक्सेप्शंस ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, फॉरेन सोवरेन्स ओनली, ठीक है, इनकरेक्ट है। द प्रेसिडेंट्स ओनली, इनकरेक्ट, नन, इनकरेक्ट, ठीक है। 75 का क्या हो जाएगा आपका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 76 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, प्रेस की सेंसरशिप ऑफ द प्रेस संविधान द्वारा निषिद्ध है। तर्क संगतता की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। अनुच्छेद 19 में लिखित प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, संविधान के अनुच्छेद 31 में निर्दिष्ट है, ठीक है। तो तर्क संगतता की कसौटी पर कसा जाना चाहिए, ठीक है। सेंसरशिप अगर रीजनेबल है, ठीक है, तो फिर उसको किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर रीजनेबल नहीं है तो नहीं किया जा सकता है। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है हमारे यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है इसको। हैज टू बी जज्ड बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, ठीक है, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। अगर रीजनेबल है तो सेंसरशिप की जा सकती है, अनरीजनेबल है तो नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो 76 का आंसर हो गया आपका बी। फिर क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्न आधारों पर प्रतिबंधित किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर रेस्ट्रिक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ मानहानि, डिफेमेशन, करेक्ट है।
न्यायालय की अवमानना, करेक्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अनुसूचित जाति की रक्षा, इनकरेक्ट, ठीक है। प्रोटेक्टिंग अ शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकरेक्ट है, ठीक है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, करेक्ट है, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन, ठीक है, करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 77 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 78 में आ जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों को निम्न प्रकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों को निम्न प्रकार से प्रतिबंधित करता है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में रोजगार से, इनकरेक्ट, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित होने से, करेक्ट। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पारिवारिक खेतों पर काम करने से, इनकरेक्ट। उपरोक्त सभी के कारण, ठीक है, इनकरेक्ट, ठीक है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन बिलो 14 years ऑफ एज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन द फैमिली बिजनेस, इनकरेक्ट है, ठीक है। बिलो 14 years ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस, ठीक है, तो करेक्ट है। जैसे इंडस्ट्रीज और माइंस हमने देखा था। बिलो 14 years फ्रॉम वर्किंग ऑन फैमिली फार्म्स, इनकरेक्ट। फ्रॉम डूइंग ऑल द अबव, ठीक है। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द राइट टू इक्वलिटी, राज्य द्वारा धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव न करना, करेक्ट है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और रेस, करेक्ट है। कानून का समान संरक्षण, करेक्ट है, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, समान कार्य के लिए समान वेतन, इनकरेक्ट है। ये कहां पर है, डीपीएसपी में है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डीपीएसपी का पार्ट है। राज्य के अधीन रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। आर्टिकल 16, 14 से 18 तक जो है वो कहां पर आते हैं, है ना, समानता के अधिकार में आते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 80 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन, तो रेस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है, इंडियन पार्लियामेंट लगा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन लगाएगा, संसद लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो कौन लगाएगा, रिस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट लगाएगा। 80 का आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में आ जाते हैं। भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित को प्राप्त है। अभी हम लोगों ने देखा था कि सिटीजन्स और एलियंस दोनों को मिलता है, ठीक है। भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। अगर किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सभी व्यक्ति, ठीक है, करेक्ट है, सभी व्यक्तियों को प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार के लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति, अकेले पीड़ित व्यक्ति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बी, ठीक है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन द इंडिया इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। ऑल पर्सन्स इन केस ऑफ इन्फ्रिजनमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स, एनी पर्सन ऑफ एनफोर्सिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड ऑन द ऑल पर्सन्स, ठीक है, एनी एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशियों को भी उपलब्ध है। अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजंस एज वेल एज फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन द इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, उनको छोड़ करके, ठीक है। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है, कौन से उपलब्ध हैं ये पूछा है, ठीक है। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है अपने को, है ना, विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। अपन ने देखा 29, 30 अवेलेबल नहीं होते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उपलब्ध होता है, ठीक है। 25 से 28 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है विदेशियों को भी, ठीक है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, नहीं, ठीक है। अपन लोगों ने देखा है कि ये कहां पर आएगा, आर्टिकल 15 में आएगा। आर्टिकल 15 विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये जो है वो क्या आएंगे, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 15 का पार्ट है, हमने देखा 15 जो है वो अवेलेबल नहीं है फॉरेनर्स को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये मिलता है, ठीक है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 उपलब्ध है, ठीक है। तो यानी कि सेकंड और फोर्थ, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक यह स्पष्ट नहीं करता कि संविधान के भाग 3 में शामिल अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है, स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट एक्सप्लेन व्हाई द राइट्स इंक्लूडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल, नहीं करता है, नॉट, ठीक है। कौन नहीं करता है, ठीक है। वे नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है,
ठीक है, तो नहीं करता है, ठीक है। दे आर इक्वली अवेलेबल टू द सिटीजन्स एंड एलियंस, ठीक है। ये मौलिक इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों को उपलब्ध है, ठीक है। दूसरा अपन लोग देखते हैं, वे सामान्य कानून से श्रेष्ठ हैं, ठीक है। वे सामान्य कानून से क्या है, श्रेष्ठ हैं। दे आर सुपीरियर टू द ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। स्पष्ट नहीं करता है कि मौलिक क्यों करता है, नहीं करता है, ठीक है। हाँ, तो ये तो करता है, ठीक है। दे आर सुपीरियर टू द ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। तो ये आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि है ना, क्योंकि दे आर सुपीरियर है, ठीक है। उनको प्रेफरेंस दिया जाता है ऑर्डिनरी लॉ के ऊपर, इसलिए जो है उनको फंडामेंटल कहा जाता है। वे देश पर शासन करने के लिए मौलिक हैं, ठीक है। तो ये भी आंसर का पार्ट हो जाएगा आपका। मौलिक नहीं होते हैं देश पे शासन के लिए, मौलिक जो है वो कौन होते हैं, डीपीएसपी होते हैं। दे आर फंडामेंटल फॉर द गवर्निंग इन द कंट्री, तो ये भी आपके आंसर का पार्ट बनेगा। वे निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये भी आपके आंसर का पार्ट होगा। उनको फंडामेंटल इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 84 को लेते हैं। संशोधन अधिनियम द्वारा का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। संघ बनाना 44वां, संपत्ति 44वां, ठीक है। तो क्या है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 44 संशोधन के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। द फंडामेंटल राइट टू fill in the blank has been deleted by the fill in the blank amendment act, ठीक है। तो फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, नहीं है, हमको पता है कि ये तो अभी भी राइट हमको मिला हुआ है। प्रॉपर्टी 44th, ठीक है। तो ये है ना, तो कौन सा प्रॉपर्टी का राइट जो है 44th अमेंडमेंट से एंड हो गया है, ठीक है। तो 84 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में आ जाते हैं। 85 को लेते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। Which statement is are not correct regarding the fundamental rights? इनमें से कुछ अधिकार सशस्त्र बलों को उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो ये जो है वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्म्ड फोर्सेस को अवेलेबल नहीं होते हैं। सम ऑफ दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। राष्ट्रपति द्वारा किसी आपातकाल की घोषणा किए जाने पर वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, हमारे आंसर का पार्ट बनेगा स्वतः ही निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन एनी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो किसी भी इमरजेंसी के जो है उससे करने से नहीं होता। हाँ, तो ये हमारे आंसर का पार्ट होगा, ठीक है। केवल है ना, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो ही क्या होगा, है ना, ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। राष्ट्रपति ही सशस्त्र बलों पर उनके आवेदन को संशोधित करने का निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये क्या है, हमारे आंसर का पार्ट होगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट एलोन कैन डिसाइड अपॉन मॉडिफाइंग देयर एप्लीकेशन टू द आर्म्ड फोर्सेस। ये प्रेसिडेंट नहीं लेते, ये कौन लेता है, ये लेता है पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, ठीक है। तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट होगा क्योंकि उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी अमेंडेड एज दे फॉर्म अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अमेंडमेंट इनमें किया जा सकता है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो क्या है ना, मौलिक अधिकारों के संबंध में एक सही कथन नहीं है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 24, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो क्वेश्चन आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 87 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 को लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। आर्टिकल एक तरफ आर्टिकल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रोविजन दिए हुए हैं। आर्टिकल कौन सा है, 14, 15, 16, 17, ठीक है। प्रोविजन, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये कहां पर है, आर्टिकल 15 में, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 1, ठीक है। दूसरा क्या बता रहा है, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आर्टिकल 14, ठीक है। यानी कि ए क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 17। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 17। तो यानी कि डी क्या हो गया आपका, डी हो गया आपका 3। ठीक है, राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। तो ये क्या है आपका आर्टिकल 16। ठीक है, तो सी जो है वो आपका क्या होगा 4, 2143 यानी कि आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17 तो इनको इनके प्रोविजन से मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट प्रोविजन दिया हुआ है, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो ये प्रोविजन कहाँ है आर्टिकल 15 में। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 1। ठीक है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल क्या है 14। ठीक है, आर्टिकल 14 तो ए क्या हो जाएगा आपका 2। चलिए, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड तो कहां पर है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में तो डी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, देयर शेल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 42143 आपका आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 यह निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है ना, गलत है, इनकरेक्ट है। कारण ये है कि ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो प्रोविजन है वो कहाँ पर है, अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। ठीक है, द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट सॉरी no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law। तो आर्टिकल क्या बोल रहा है ये 20, जबकि प्रोविजन का आर्टिकल 21 का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है सिवाय उस अपराध के समय कानून के उल्लंघन के। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रोविजन जो है वो क्या है आर्टिकल 20 का है। The Article 21 of the Constitution of India states that no person can be convicted for any offence except for the violation of law in force at the time of the commission of the act charged as an offence। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है ना, ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, ऊपर 21 होना चाहिए, नीचे 20 होना चाहिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में आ जाते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश निम्नलिखित द्वारा दिया गया। कहां पर दिया गया, डीपीएसपी में आर्टिकल 50। ठीक है, प्रस्तावना नीति निर्देशक सिद्धांत 7वीं अनुसूची न्यायिक निर्णय। तो कहां पर है नीति निर्देशक सिद्धांत। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय प्रीएम्बल डायरेक्टिव प्रिंसिपल 7th शेड्यूल जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 50 में जो है ये प्रोविजन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। संविधान के 21 अनुच्छेद में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की गई है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन envisages free and compulsory education for children up to the age of 16, up to the age of 14 years। ठीक है, up to the age of 14 years। तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, 6 से 14 years तक का जो है वो तो कहां पर आ जाता है आपका आर्टिकल 21A में आ जाता है। 6 years तक का जो है वो कहां पर आता है, 6 years तक का आपको कहां पर देखने को मिलता है, आपको आर्टिकल 45 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है वो आपका आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो भाग 4। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत पोषण के स्तर को बढ़ावा देना है। ठीक है, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। ठीक है, ये नहीं, आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये सब क्या है, डीपीएसपी है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये है। ठीक है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिक को न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इज बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी नहीं कहा जा सकता है।
गो हत्या की रोकथाम गांधीवादी है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा गांधीवादी, ग्राम पंचायतों की स्थापना गांधीवादी है, देश के लिए समान नागरिक संहिता गांधीवादी नहीं है। Which one of the following cannot be termed Gandhian among other directive principles? Prevention of cow slaughter, promotion of cottage industry, establishment of village panchayat, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, 94 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग 4 में निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध है? ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान नागरिक संहिता है, छोटे परिवार का मानदंड नहीं है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड आपका आंसर हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन पार्ट 4? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, स्मॉल फैमिली नॉर्म नहीं है, एजुकेशन थ्रू द मदर टंग नहीं है। ठीक है, 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 को ले लेते हैं। संविधान में संशोधन करके निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वन्य जीव की रक्षा करना, आर्टिकल 48A करेक्ट है। उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, आर्टिकल 43A करेक्ट है। काम करने का अधिकार नहीं है, ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की रक्षा नहीं है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, करेक्ट है। 48A राइट ऑफ वर्कर्स टू द पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट इन इंडस्ट्री, आर्टिकल 43A करेक्ट है। राइट टू वर्क नहीं है। टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस इंटरेस्ट नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 97 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? राज्यसभा में सीटों को प्रदान करने का कार्य ये करता है। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण की योजना है। इसमें संविधान की सूचीबद्ध भाषा शामिल है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन यह राज्यसभा में सीटें आवंटित करता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स इन द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, ये क्या करता है? 4th शेड्यूल जो है वो है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट में जो है वो सीटों का अलॉटमेंट करने का काम करता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान की 12वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, गलत। नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। इसमें ऐसे विषय जिन पर नगर पालिकाओं का नियंत्रण हो सकता है, करेक्ट। इसमें वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित सिफारिशें, इनकरेक्ट। 73 नहीं, 74 में संविधान संशोधन से यह संबंध रखता है, तो आंसर हो जाएगा आपका भी। द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द इलेक्शन टू द पंचायत, नहीं, नगर पालिका से है। कंटेन्स सब्जेक्ट ओवर विच म्युनिसिपैलिटीज हैव कंट्रोल, ठीक है, करेक्ट है। कंटेन्स रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, इनकरेक्ट। ठीक है, वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74 से किया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, नवीं अनुसूची कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? ठीक है, पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय द 1st अमेंडमेंट। ठीक है, हमको पता है 1st अमेंडमेंट 1951 से जो है इसको एड किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को ले लेते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान कहां पर किए गए? संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, नवीं अनुसूची। ठीक है, कहां पर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल 51 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, 9th शेड्यूल। ठीक है, तो कहां पर? डीपीएसपी, आर्टिकल 51 में। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ये है ना आपका 101वां दिन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पॉलिटी के डिस्कस किए। आगे के टास्क आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद द कल्पाक्स। थैंक यू।